Good morning, friends. Myself, Dr. Jyoti Dalal. Today, our topic is Gauss divergence theorem. ये एक्चुअली वेक्टर कैलकुलस का मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी स्टेटमेंट का हम प्रूफ देखने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है V जो बाउंडेड किससे है, क्लोज सरफेस S से, और हमारे पास जो वॉल्यूम बाउंडेड है क्लोज सरफेस S पे, उस पर कोई भी कहीं भी पॉइंट पे अगर हम वेक्टर फंक्शन f डिफाइन करें, और f किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो क्या हो, वो फंक्शन के उस वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें। और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स किस वे से एग्जिस्ट करें कि वो कॉन्टिन्यूअस हो। तो अब इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, ओवर द सरफेस S इनक्लोज्ड बाय, जो वॉल्यूम है इनक्लोज्ड बाय S है, तो F डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ F डी वी। डाइवर्जेंस F को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट F इंटू डी वी ओवर द वॉल्यूम V। ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, F डॉट एन डी एस, तो N हमारे पास क्या रहेगा, N हमारे पास है आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट वेक्टर टू द सरफेस S। N इज, यानी सरफेस से आउटवर्ड की तरफ हमने लिया है, सरफेस से आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस S। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसका प्रूफ देखना है। तो इससे पहले हम क्या देख सकते हैं, बेसिक देख सकते हैं कि लाइक जो स्टेटमेंट कह रही है इसका प्रूफ देखेंगे। तो जस्ट बेसिक देख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। लाइक हमारे पास वॉल्यूम V है, तो एक टाइप से थ्री डायमेंशनल सरफेस हुआ, थ्री डायमेंशनल हुआ, और इसके अंदर क्या है, बाउंडेड बाय सरफेस S। कुछ इस टाइप से सरफेस बनी हुई है, दैट इज आवर S एंड दिस इज आवर V। तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी पॉइंट पे वेक्टर फंक्शन ले f, जो किसका फंक्शन हो, एक्स वाई जेड का, इसी यहीं पे इसके किसी भी पॉइंट पे वॉल्यूम इनक्लोज बाय बाउंडेड सरफेस S पर हमारे पास क्या हो, इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है N इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट वेक्टर, यानी इसमें स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, F डॉट एन डी एस। तो हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल में जो हमारे पास F फंक्शन है उसका क्या है, यूनिट है, नॉर्मल जो है सरफेस इंटीग्रल है, F डॉट एन डी एस को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। तो यहाँ F का N के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ले रही है बेसिकली, F डॉट एन क्या है, F का नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो जिस टाइप से लाइक हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है लाइक ये जो है एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन को हम I से दिखाते हैं, वाई प्लेन को J से दिखाते हैं। अब लाइक यहाँ पे वेक्टर फंक्शन F इस टाइप से डिफाइंड है, तो यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है, थीटा। अब हम देखना चाह रहे हैं F का कंपोनेंट X की डायरेक्शन में क्या है, Y की डायरेक्शन में क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ F से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज़ लाइक आवर L पॉइंट, दैट इज़ आवर O। तो हमारे पास जो है OL पॉइंट क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये F कोस थीटा दिख रहा है हमें। इसी तरह से J के डायरेक्शन में देखना चाहें तो फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से N, तो ON हमारे पास क्या हो जाएगा, F साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ F इन डायरेक्शन ऑफ I या X, तो क्या आ रहा है हमारे पास, F कोस थीटा। सिमिलरली ये F डॉट एन डिफाइंड है, यहाँ से हम F डॉट आई देखें तो क्या हो रहा है, F डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू कोस थीटा। I हमारे पास क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, F का मैग्नीट्यूड क्या है, F कोस थीटा। तो यहाँ से
वेक्टर फील्ड एफ का आई की डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसी तरह से एफ डॉट एन जो डिफाइन है वो क्या है, वेक्टर फील्ड एफ का एन की डायरेक्शन में कंपोनेंट। ये तो जस्ट हमारे पास क्या है, बेसिक है। अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो अब हमारे पास क्या करने वाले हैं, हमें क्या प्रूव करना है स्टेटमेंट में, प्रूफ लेते हैं इसका। वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसके साथ क्या लेना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल क्या प्रूव करना है, एफ डॉट एन डी एस। तो जस्ट एक हम राइट हैंड साइड ले सकते हैं। हमने अपनी जो है लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल लिया और राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल। तो डेल डॉट एफ लेके चलते हैं और एफ डॉट एन की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो सबसे पहले एफ वेक्टर क्या है, एफ को हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, F1 I प्लस F2 J प्लस F3 K। तो हमारे पास ये क्या हो गया, वेक्टर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे F1 F2 F3 क्या है हमारे पास, लिख सकते हैं वेयर F1 F2 एंड F3 एंड देयर डेरिवेटिव्स कहाँ पे, एट एनी पॉइंट इन V, एट एनी पॉइंट इन V आर कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने क्या ले लिया, F ले लिया। इसके बाद जो है इसका डाइवर्जेंस हम निकाल सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डेल डॉट एफ। लगाइए डेल की डेफिनेशन, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के डॉट एफ की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के। अब हमें पता है I डॉट आई 1 होता है, J डॉट जे 1 होता है, K डॉट के 1 होता है और बाकी रिमेनिंग क्या कंपोनेंट्स 0 आएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, करली बाई करली एक्स F1 प्लस करली बाई करली वाई F2 प्लस करली बाई करली जेड F3। अब ये क्या है, F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, F3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तभी तो हमने कंडीशन लगाई थी कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो ये F1 का पार्शियल डेरिवेटिव है, ये F2 का पार्शियल डेरिवेटिव है और ये F3 का जो है पार्शियल डेरिवेटिव है। तो लेट्स से दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या लेके चलना है, ये तो डेल डॉट एफ हुआ हमारे पास, साथ में हमें क्या लेके चलना है, इसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डीवी। ये हम जस्ट राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो जो हमारे पास जस्ट वॉल्यूम ले रहे हैं हम, वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल और ये वैल्यू लिख के क्या बन जाएगा हमारे पास, करली एफ बाई करली डेल डॉट एफ की वैल्यू लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ पे भी लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली F2 बाई करली वाई प्लस करली बाई करली जेड F3 इंटू क्या है वॉल्यूम, डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। यही है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू। डीवी जो है वॉल्यूम एक्स वाई जेड ले रखा है। अब हमारे पास बेसिकली क्या चाहिए, पहले इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइक विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमें इसको फिजिकली जो है इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डायग्राम से हम देख के चलेंगे कि कैसे क्या लेना है। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन रहेगी। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। लाइक ये हमारे पास जो था, इसको 3 डायमेंशनल वे से कुछ ऐसे बना रहे हैं। वॉल्यूम था, इसके अंदर जो हमने क्या ली थी, सरफेस ली थी कुछ ऐसे S,
और इसको 3 डायमेंशनल वे से हम बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे मीट करा सकते हैं। लाइक एस जो सरफेस ले रहे थे, एस क्या ले रहे हैं हम, एक लाइन लिख रहे हैं, लेट एस बी ए क्लोज्ड सरफेस। किस तरह से है, सच दैट इट इज पॉसिबल to choose a rectangular कार्टेशियन सिस्टम लेंगे हम। एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस तरह से, सच दैट जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें इसके पैरेलल, इस कार्टेशियन सिस्टम के, लाइक ये वाला कार्टेशियन सिस्टम है रेक्टेंगुलर, सच दैट एनी लाइन पैरेलल टू कोई भी, जो भी इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल टू इसकी कोई भी एक्सिस के पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस कट्स एस को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे, यानी मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट्स पे कट करे। तो ये हमारे पास लाइक रेक्टेंगुलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। ये लाइन लाइक ये जेड एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की। अब इसका मीनिंग लाइक बेसिकली हम जस्ट ये वाले सिस्टम की बात करें, यहाँ पे लाइक पी पॉइंट है कोई, तो इस पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाइक करें, लाइक ये एक्स वाई प्लेन है हमारा और ये इस टाइप से है सरफेस। तो एक्स वाई पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई प्लेन में है, जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 एक्स वाई में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, लाइक कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स वाई और जेड क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स वही हो जाएंगे। लेकिन हम कौन से पॉइंट्स पे ले रहे हैं, हम कोई 2 पॉइंट्स चूज करने वाले हैं, एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट, दिस वन ये सरफेस, और एक कुछ जो बाउंडेड बाय सरफेस एस थी ये पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम देख पा रहे हैं, लाइक ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है एक्स वाई प्लेन में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जेड एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगी दिस वन, लाइक ये Z1 है, ये क्या हो जाएगी Z2। तो इस टाइप से Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट तक Z2 ग्रेटर हो जाएगा Z1 से। तो यहाँ पे Z की वैल्यू इस जो हमने लाइन ड्रॉ की है
तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। एस बी ए क्लोज सरफेस ले रहे हैं हम इस तरह से कि हम इस सरफेस के अबाउट जो है एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, लाइक हम जेड एक्सिस के अबाउट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सरफेस को लाइक 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है मैक्सिमम। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे लाइक हमारे पास कोई स्पीयर था, ये स्पीयर है और इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें, या तो किसी एक पॉइंट पे कट करें या इस तरह से कि नहीं 2 पॉइंट्स पे कट करें। तो इस टाइप से हमने जेड एक्सिस के अबाउट ले लिया है, वो कि नहीं हम मान रहे हैं 2 पॉइंट्स पे कट करिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, ए पॉइंट ले रहे हैं। तो बी पॉइंट और ए पॉइंट पे क्या है, एक ये सरफेस इसी टाइप से बन रही है। यहाँ पे जेड की वैल्यू ले रहे हैं हम, बी पॉइंट पे जो हमारे पास जेड की क्या वैल्यू है, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, Z2 Z1 से डिफाइन कर रहे हैं जेड की वैल्यू, और इस पे किससे डिफाइन कर रहे हैं, Z2 पॉइंट से डिफाइन। अब हमें ये Z1 और Z2 की वैल्यू चाहिए। लाइक हम कोई स्पीयर कंसीडर कर रहे थे, स्पीयर कंसीडर कर रहे थे, समझाने के लिए जस्ट ये है, और ये पॉइंट है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये O पॉइंट है, जो हमारे पास ये XY प्लेन है, ये Z प्लेन है, XY प्लेन से जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी वहाँ तो Z क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और XY प्लेन में जो नीचे है, यहाँ से XY प्लेन के नीचे वैल्यूज़ क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ Z की अलग वैल्यू है, यहाँ Z की अलग वैल्यू है। लाइक हमारे पास स्पीयर की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से हम अपना जो है Z की वैल्यू निकाल सकते हैं XY के टर्म्स में। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। जो एक्स वाई प्लेन से ऊपर है जेड की वैल्यू, जिन पॉइंट्स पे लाइक इन पॉइंट्स पे यहाँ पॉजिटिव है, और एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ से हम प्लस, अगर लाइक पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई F1, और जो है सेकंड जो है नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं, F2 ऑफ एक्स वाई। तो सिमिलरली ये पॉइंट मैंने क्यों डिस्कस किया है, हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे हमने Z1 डिफाइन कर दिया है, किसी एक पॉइंट पे Z2 डिफाइन कर दिया है। तो Z1 की वैल्यू भी किस केस में कंसीडर हो जाएगी, F2 लिखते हैं वैल्यूज़। तो जो है Z1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, F1 XY, और Z2 की वैल्यू क्या हो गई, F2 XY। अब हम अपना जो है इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड है, ये सरफेस हमारी आ रही है S2, और ये हमारी सरफेस क्या आ रही है, S1। ये डायग्राम में हम दिखाने वाले हैं। तो अब हमारे पास S1 पे जो है, S2 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, सॉरी ये S1 ले रहे हैं हम, ये S2 ले रहे हैं। Z की वैल्यू हायर को Z2 कह रहे हैं, लोअर वैल्यू को Z1 कह रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है, S2 पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हो गई, F2 XY जो Z की वैल्यू है, S1 पे क्या है, F1 XY, यही वैल्यूज़ ले रहे हैं हम। ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट क्या हो गया B। अब हम अपनी इंटीग्रेशन वैल्यूज़ पे आते हैं, जो लेके चल रहे थे डाइवर्जेंस ऑफ F। थर्ड इक्वेशन जो हमारी थी उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल डॉट F dv इज इक्वल टू करली F1 बाई करली X करली F2 बाई करली Y प्लस
करली F3 बाई करली जेड इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। यही था हमारे पास इंटीग्रेशन थर्ड इक्वेशन। तो इनको हम अपना सेपरेट करके लिख सकते हैं। किसी एक टर्म को, 3 टर्म्स है हमारे पास, एक को सोल्व कर लेंगे, बाकी दोनों केसेस के लिए क्या आ जाएगा सिमिलरली। तो क्या आ गया करली F1 बाई करली एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस करली F2 बाई करली वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस करली F3 बाई करली जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट जेड की लाइक हमें वैल्यूज़ पता चल गई हैं, तो ये थर्ड टर्म यहाँ से उठा लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन थी। टेकिंग थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 3। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, करली F3 बाई करली जेड और इनटू में क्या है, f का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, z के रिस्पेक्ट में। तो इस इंटीग्रेशन को यूं भी लिख सकते हैं डी जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई या डी वाई इंटू डी एक्स। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है और ये क्या है, इंटीग्रेशन है। इट कैन बी टेकन करली F3 बाई करली जेड इंटू डी जेड डी एक्स इंटू डी वाई। तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इंटीग्रेशन भी है। तो हमें पता है क्या हो जाती हैं, वो जो है कैंसल हो जाता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से। तो क्या बन गया यहाँ से F3 हमारे पास क्या आ जाएगा, F3 किसका फंक्शन है यहाँ पे, एक्स वाई जेड का। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ओके स्मॉल f1। यहाँ से कैपिटल F1 मत लिख देना क्योंकि हम अपना मेन फंक्शन क्या ले रहे हैं, f ले रहे हैं। स्मॉल f1 एक्स वाई Z2 इज इक्वल टू f2 एक्स वाई। और ये क्या है, ओवर द सरफेस है। तो अब हम अपना जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, डायग्राम में जो था हमारे पास, ये डी एक्स डी वाई की वैल्यूज जो निकाल रहे हैं हमें डी एक्स डी वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये जो सरफेस हम ले रहे थे, वॉल्यूम इंक्लोज बाय द सरफेस, इसकी प्रोजेक्शन हम क्या ले रहे हैं, एस की एक्स वाई प्लेन पे आ जाएगी। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी। तो आर पॉइंट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लाइक यहाँ पे इस सरफेस की प्रोजेक्शन को दिखा रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लिखने वाले हैं लेट आर बी दी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल एस की एक्स वाई प्लेन पर। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी डायग्राम में, तो हमने जो है सरफेस को डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया था 2 पार्ट्स में। अपर सरफेस S2 कह रहे हैं, लोअर सरफेस को S1 कह रहे हैं। अब इनको वर्ड्स में हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ चुकी है। तो ये लाइन भी हमें लिखनी होगी। तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू जेड एक्सिस के पैरेलल ली थी हमने वो लाइन। जेड एक्सिस किससे होती हुई, थ्रू ए पॉइंट ऑफ आर, जो प्रोजेक्शन है उसके पॉइंट से होती हुई ड्रॉ की है। थ्रू ए पॉइंट ऑफ आर मेट्स द सरफेस, टोटल सरफेस क्या थी हमारे पास, एस, meets the surface S at 2 points। तो पॉइंट्स क्या थे, दैट इज A एंड B। अब आगे करते हैं इसको। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लेट अपर पोर्शन को हम क्या ले रहे हैं, S2 ले रहे हैं। अपर पोर्शन ऑफ कैपिटल S इज S2 एंड लोअर पोर्शन ऑफ S इज S1। यही है। और जो यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं सरफेस के नॉर्मल होगा, उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। N2 जो होगा S2 सरफेस के साथ यूनिट वेक्टर होगा
और n1 क्या होगा, जो है S1 सरफेस के साथ होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हम लिख दे रहे हैं। पहले हमने जो ये थर्ड टर्म ये सोल्व की थी F3XYZ Z1 Z2, तो इसकी वैल्यू तो हम लिख ही सकते हैं ना यहाँ से। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, F3XY Z2 माइनस F3XY जो है F1 dx इंटू dy भी चल रहा है इसके साथ में। जस्ट हमने जेड का तो इंटीग्रेशन सोल्व किया ये वाली टर्म का, तो ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ आ जाएगी। फोर्थ इक्वेशन को हम फिर, आई नो ये जो है बहुत लंबा हो रहा है। थर्ड टर्म जो हमने ले रखी है इक्वेशन थर्ड की, तो ये क्या है, करली F3 बाई करली जेड डी जेड डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू, वैल्यू जो आई हुई है डबल इंटीग्रल रह गया, एक तो सोल्व हो गया, F3 था ये XYZ, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, Z1 से Z2, Z2 की वैल्यू है F2XY और Z1 की वैल्यू क्या है F1XY। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्मॉल f रखना क्योंकि कैपिटल F हम ऑलरेडी यूज़ करें। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ओवर द डबल इंटीग्रल F3XY, Z किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो है हमारे पास F2 से माइनस F3XY, क्योंकि हमारे पास क्या है F2 है फंक्शन XY का। अब Z तो कुछ रहा ही नहीं, हमें जस्ट XY के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है, ये dx dy है। तो Z तो हम टर्म ही यूज़ नहीं करेंगे ना, XY में छोड़ेंगे, तो इसको क्या छोड़ देंगे XY को डिफाइन करने के लिए, इंटू F1 और इंटू में क्या हो गया dx इंटू dy। जो N2 वेक्टर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इस सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज आवर आउटवर्ड ड्रोन है, N2 यूनिट वेक्टर है आउटवर्ड ड्रोन। और ये क्या है, जो जेड एक्सिस के पैरेलल अबाउट ड्रॉ की थी, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने प्रोजेक्शन से होती हुई, तो वो क्या है K वेक्टर से दिखा रहे हैं उसकी डायरेक्शन। तो जो N2 और K में हमारे पास एंगल बन रहा है वो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे गामा 2, यहाँ पे K है ये, लाइक ये भी हमारे पास क्या है जेड एक्सिस के पैरेलल K है, और इससे भी आउटवर्ड हमारे पास क्या आने वाला है गामा 1 एंगल बनाएगा, लाइक ये भी हमारे पास क्या है K ही है, यही वाले डायरेक्शन है इसके पैरेलल। तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये गामा 2 एंगल है N2 और K के बीच में, और गामा 1 किसके बीच में है, ये हमारे पास N है और ये हमारे पास क्या है K है। तो यहाँ N2 दिखा रहे थे तो N1 है ये, और हमें रिक्वायर्ड कौन सा चाहिएगा ये वाला, तो 180 माइनस गामा 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे आता, तो प्रोजेक्शन हमारे पास कौन सी है, ये एक दूसरी सरफेस है DS2, ये क्या है DS1 है, A पॉइंट पे DS2 है, B पॉइंट पे DS1 है, और dx dy पे है हमारे पास प्रोजेक्शन यहाँ पे है ना। तो इसके लिए प्रोजेक्शन की वैल्यू अलग हो जाएगी और B पॉइंट पे जो सरफेस पे है उस पे वैल्यूज अलग हो जाएंगी। तभी तुम्हारे पास दो एंगल्स ले रहे हैं ना, गामा 2 और गामा 1। तो अब हम ये वैल्यूज निकालने वाले हैं dx dy की S2 के लिए भी और S। तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ DS2 की बात करें हम ऑन दी XY प्लेन ही तो है वो जो R पॉइंट जो कह रहे हैं, तो RY प्लेन XY प्लेन पे बात कर रहे हैं। तो dx dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का, सरफेस DS2 इंटू कोस ऑफ एंगल, एंगल कौन सा था यहाँ पे गामा 2 एंगल था, K के और किसके बीच में N के बीच में, DS2 कोस गामा 2। तो कोस गामा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो लाइक हमारे पास K की और N2 की डॉट प्रोडक्ट लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ K यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ N2 यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इंटू कोस ऑफ गामा 2। तो इसकी भी 1 इसकी भी 1 है, तो हमारे पास क्या आ गई K डॉट N2 इज इक्वल टू कोस ऑफ गामा 2। तो रिप्लेस कोस ऑफ गामा 2 बाय DS2 इंटू K डॉट N2। तो ये क्या वैल्यू आ गई K डॉट N2 इंटू DS2 dx dy की। ये तो हमने निकाली ऊपर वाली सरफेस के लिए प्रोजेक्शन। अब हम किसके लिए निकालेंगे, सिमिलरली DS1 के लिए। तो फोर्थ इक्वेशन चल रही है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने वाली है dx dy की वैल्यू यूज करके।
लाइक हमने ये बात की थी, ये सरफेस है, ये के वेक्टर है, तो ये भी कौन सा वेक्टर हो गया के, और आउटवर्ड वेक्टर क्या है n1, दोनों के बीच में एंगल क्या है गामा 1। के लिए लोअर सरफेस के लिए हम वहीं अपनी प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या है प्रोजेक्शन ऑफ, एक बार आप करोगे तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन एक बार साथ साथ करके प्रैक्टिस करके सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो आपको क्लियरली एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ईजिली समझ आ जाएगी। तो सिमिलरली प्रोजेक्शन निकालिए आपकी, प्रोजेक्शन ऑफ DS1 ऑन XY प्लेन जो कि R पॉइंट पे है। फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा DS1 dx dy की वैल्यू है ये, इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा कोस ऑफ एंगल, ये प्रोजेक्शन की बात करें, ये K है, ये N1 है, ये गामा 1 था, ये एंगल कौन सा हो गया पाई माइनस गामा 1। प्रोजेक्शन तो हमारी ऐसे ही तो निकाल रहे थे, लाइक इसमें निकाल रहे थे, ऐसे कोस आ गया था, तो ये हमारे पास एंगल क्या हो गया कोस ऑफ पाई माइनस गामा 1, क्या आ जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस गामा 1। कोस पाई माइनस गामा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ DS1 कोस ऑफ गामा 1, यही आ गया। अब फिर से हमें गामा 1 की कोस गामा 1 की वैल्यू चाहिए, लाइक हम देख सकते हैं N1 की जो है गामा 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ N1 की के जो है K1 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ N1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ K इंटू कोस ऑफ एंगल क्या है दोनों के बीच में पाई माइनस गामा 1 है N1 और K के बीच में, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ से कोस ऑफ गामा 1 इज इक्वल टू N1 डॉट K, यही वैल्यू आएगी। तो लाइक हम पिछली उसमें इक्वेशन में कर रहे थे, फोर्थ इक्वेशन आ चुकी थी, दिस इज आवर्स फिफ्थ इक्वेशन dx dy की हमारे पास DS2 के लिए। अब ये हमारे पास क्या हो गई सिक्स्थ हो गई कोस गामा 1 की N1 डॉट K। अब हमारे पास इन वैल्यूज़ को हमें कहाँ सब्सटीट्यूट करना है फोर्थ इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास dx dy की जो है DS1 के लिए वैल्यूज आ चुकी, DS2 के लिए आ चुकी, क्या वैल्यू थी DS2 के लिए, क्या थी फिफ्थ इक्वेशन जो हमने ली थी DS2 इंटू K डॉट N2, ये फिफ्थ इक्वेशन थी। और हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, ये क्या है फोर्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ थी, ये सिक्स थी, सिक्स्थ इक्वेशन ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं dx dy की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं F3 F2 के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा F2 किस पे था Z2 पे था, और Z2 के लिए कौन सी वैल्यू आई हुई है ये आई हुई है Z2 के लिए, और ये किसके Z1 के कोरस्पॉन्डिंग जहाँ पे DS1 सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग है, ये DS2 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो Z2 हमारा फिर फंक्शन की वैल्यू क्या ली थी हमने F2 और Z1 पे F1, तो यहाँ पे DS2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे DS1 की वैल्यू आ जाएगी। बी केयरफुल, यहाँ माइनस साइन है या माइनस साइन है, तो वैल्यूज़ क्या हो रही है हमारे पास फाइनली यहाँ लिख दे रहे हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो फोर्थ इक्वेशन क्या बन रही है, फोर्थ इक्वेशन बिकम्स ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल करली F3 बाई करली Z dx dy इज इक्वल टू, रखिए ये वैल्यू F3 सरफेस इंटीग्रल F3 F2 के लिए dx dy की वैल्यू कौन सी है, ये रही DS2 इंटू, यहाँ डॉट नहीं आएगा, K डॉट N2 ये यूनिट माइनस, इनको सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को। F3 की वैल्यू जहाँ पे F1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी DS1 सरफेस थी, DS1 के अबाउट वैल्यू कौन सी ये है माइनस K डॉट N1 इंटू DS1। तो ये वैल्यूज़ क्या आ रही है माइनस है, माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, ओवर द डबल इंटीग्रल ये क्या वैल्यू आ रही है DS2 K डॉट N2 प्लस F3 DS1 K डॉट N1, यही वैल्यूज़ हैं। तो ये सरफेस इंटीग्रल S2 थी, ये क्या थी S1 थी। तो ओवरऑल क्या वैल्यू बन गई F3 जनरल
के डॉट एन इंटू डी एस, यही वैल्यू बन गई ओवर द सरफेस एस। तो ये हमें याद होगा ये जस्ट हमने जो है थर्ड टर्म उठाई थी हमने, किसकी, थर्ड इक्वेशन की, दिस वन, ये टर्म उठाई थी। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू, और हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी। तो लिखते हैं, अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, अपनी थर्ड इक्वेशन पे आ रहे हैं। क्या है ये, कंफ्यूज मत होना, वेरी सिंपल, अगर आप ढंग से करोगे तो। वैल्यूज़ क्या हैं, थर्ड इक्वेशन तो हमने उठा रखी है, करली एफ वन बाई करली एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस सेकेंड टर्म है करली एफ टू बाई करली वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस थर्ड टर्म है करली एफ थ्री बाई करली जेड डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, जिसको हम कौन सी इक्वेशन कह रहे हैं, सेवन्थ इक्वेशन। सेवन्थ इक्वेशन से क्या वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, लिख दे रही हूँ मैं यहीं पे, करली एफ थ्री बाई करली जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, वैल्यू क्या है हमारे पास, डबल इंटीग्रल एफ थ्री के डॉट एन इंटू डी एस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड टर्म की, ये तो थर्ड टर्म की इक्वेशन थी, सेवन्थ कह रहे थे, एट्थ और लिख सकते हैं, करली एफ टू बाई करली वाई डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, ये क्या आएगी, एफ टू जे डॉट एन इंटू डी एस, ये हमारे पास क्या आएगी, एट्थ इक्वेशन। इसी तरह से ये फर्स्ट टर्म करली एफ वन बाई करली एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू एफ वन आई डॉट एन इंटू डी एस। अब हम क्या करेंगे, सम अप कर सकते हैं सेवन्थ एट नाइन्थ को, एडिंग सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ, क्या मिल गया हमारे पास, करली एफ वन बाई करली एक्स प्लस करली एफ टू बाई करली वाई प्लस करली एफ थ्री बाई करली जेड इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है, एफ वन आई प्लस एफ टू जे, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, एफ थ्री के डॉट एन डी एस इज इक्वल टू, क्या बन गया, ओवर द सरफेस एस ओवर द वॉल्यूम वी। इसके लिए ध्यान रखना ओवर द वॉल्यूम वी लेके चल रहे हैं हम, जो भी जहाँ भी है। तो क्या आ गया, एफ है ये, तो एफ डॉट एन डी एस, और इसको क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डेल डॉट एफ डी वी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ हो गया। मैं फिर से कह रही हूँ, एक एक इक्वेशंस को क्लियरली देखना, डायग्राम को क्लियरली लिखना, जो राइट अप लिखा हुआ मैंने उसको क्लियरली लिखना एग्जाम में। दैट्स ऑल अबाउट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।